गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बच्चों की क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सेशन चल रहा था। हमने बहुत सी उतार चढ़ाव देखी, कोरोना आया, कोरोना गया, गया तो नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट से सही हुई थी, फिर डिफ़िकल्ट हो गई। ठीक है, उन चीज़ों को मारो गोली। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे कि सर जी सिलेबस तो हो चुका है बहुत ज़्यादा कम, लेकिन मैंने तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि सिलेबस के कम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को भी डिटोरिएट कर लें। नहीं, हमारी पढ़ाई की लेवल जो थी वही रहेगी, उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो टॉपिक है बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आप अपने बुक को अगर देखो, अगर आप आर डी शर्मा फॉलो कर रहे हो और अगर आप आर डी शर्मा के बुक को देखो तो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के बाद डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन है, जिसको पूरी तरह से हटा दिया गया, मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ेंगे। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम है, एंड देन टेंजेंट एंड नॉर्मल है, और तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। बट कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, ये दो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, एंड दैट्स वाई पहले इन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, और जब इन चैप्टर्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा तब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी एरर अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट नॉर्मल एंड मीन वैल्यू थ्योरम। आ रही है ना बात समझ में? तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसका चैप्टर नंबर पूछो तो है चैप्टर नंबर 16, आपके आर डी शर्मा के बुक का चैप्टर नंबर 16। तो बिना देर किए आप करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। तो देखो भाई साहब, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे ना, वो चैप्टर का सबसे पहले हेडिंग लगा लो, एकदम आराम से हेडिंग देख लो। हेडिंग है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये है आपके चैप्टर का हेडिंग। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहेंगे और किस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग कहेंगे, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को कैसे बनाओगे, है ना। अब समझने की बात, समझना क्या है, मान लो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, अब क्या करो, लेट कर लो कि x1 एंड एक और कोई एलिमेंट ले लो x2 आर टू एलिमेंट्स जो कि इस fx के डोमेन से बिलोंग करते हो। तुमने एक फंक्शन ले लिया fx और तुमने दो एलिमेंट ले लिया x1 और x2 जो कि इस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी इसके डोमेन में है, यानी x1 को x2 को रखने से ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा बल्कि डिफाइंड होगा। ठीक, अब क्या दिया है, एक और चीज दिया है कि अगर मान लो इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, जो x1 है वो x2 से बड़ा हो गया, और ऐसा होने के बाद जब हम fx1 निकाले और जब हम fx2 निकाले तो f ऑफ x1 भी बड़ा हो गया x2 के बराबर। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? समझो, इनपुट बड़ा है तो उसके वजह से जो आउटपुट आया वो भी बड़ा है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग। देन fx इज एन इंक्रीजिंग। बहुत ध्यान से समझना बाबू, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। मैंने क्या बोल दिया कि हमने एक फंक्शन ले लिया fx, हमने दो एलिमेंट ले लिया x1 और x2 जो कि fx के डोमेन से बिलोंग करता था, और हमने एक कंडीशन बनाया कि अगर x1 बड़ा है x2 से तो f ऑफ x1 भी अगर f ऑफ x2 से बड़ा आ गया तो हम कहेंगे कि मेरा जो फंक्शन fx है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि इनपुट के इंक्रीज करने से आउटपुट भी इंक्रीज करे। समझना मेरी बात को, एकदम ध्यान से देखना, खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। हम इंक्रीजिंग फंक्शन का देसी मतलब आपको बताते हैं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चों, ये देसी मतलब है। क्या कि अगर x यानी कि मेरा इनपुट, x यानी कि इनपुट, अगर इनपुट बढ़ रहा है तो उसके वजह से y यानी कि मेरा आउटपुट भी अगर बढ़ेगा तो इसको इंक्रीजिंग कहेंगे।
अगर इनपुट मेरा घट रहा है तो आउटपुट भी घटना चाहिए, तब जाके मेरा फंक्शन कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन वही मान लो कि एक कंडीशन आ गया कि मेरा इनपुट में x1 बड़ा था x2 से, लेकिन जब हमने f ऑफ x1 निकाला, समझना, जब हमने f ऑफ x1 निकाला और f ऑफ x2 निकाला तो x2 बड़ा हो गया और f ऑफ x1 छोटा हो गया। यानी इनपुट बड़ा होने से आउटपुट भी बड़ा हो ये नहीं मिल पाया। x1 बड़ा था लेकिन x1 का आउटपुट x2 के रिस्पेक्ट में छोटा हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग। देन fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, fx क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो तीन प्रकार का होता है, या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, या तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, या फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। यही तीन कंडीशन हो सकते हैं, आइदर फंक्शन इंक्रीज करेगा, आइदर फंक्शन डिक्रीज करेगा, या फिर फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। अब डिपेंड करता है कि कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया है बच्चों आपको, ये लेवल 1 का डेफिनेशन है, इसका कहीं जरूरत आपको नहीं आने वाला। लेवल 1 का बस एक समझ क्रिएट करने के लिए है कि अगर कोई फंक्शन है तो उसको इंक्रीजिंग कब कहोगे, जब इनपुट बड़ा रखने पे आउटपुट भी बड़ा मिले तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर इनपुट बड़ा हो और आउटपुट कम मिलने लगे छोटे इनपुट के रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। आई होप आप चीजें काफी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। पहले इसको उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाते हैं। ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हो गया क्या, चलिए अब देखिए क्या है कि ग्राफ जो होता है ना बच्चों, वो काफी बेहतर तरीके से समझा देता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, काफी बेहतर तरीके से। जैसे एक सिंपल सा मैंने एक ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो। एक छोटा सा हम ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद हम लोग कुछ अपना कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया, ओ मेरे, ग्राफ बन गया आपका, ठीक है ना बच्चों। चलिए इस ग्राफ को हम इसके पर्टिकुलर डोमेन में डिवाइड कर देते हैं। ये A है मेरे प्यारे बच्चों और ये मेरा B है, और यहां पे जो तुम पोर्शन देख रहे हो इस पोर्शन को हम C मान लेते हैं, ठीक। अब अगर ऐसे देखो तो ग्राफ मेरे दो हिस्सों में बट गया, A से लेके C तक का एक अलग हिस्सा मिल गया और C से लेके B तक का एक अलग हिस्सा मिल गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो कितना मजेदार बात है। अगर हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, ये मेरा मान लो x1 कोऑर्डिनेट है, तो हमको ये मिलेगा, ये ऊंचाई मिलेगी एज अ y1, ठीक है। x1 रखने पे ये y1 मिलेगा। और अगर हम यहाँ x2 रखते हैं तो x2 रखने पे हमको ये वाली ऊंचाई मिलेगी, है ना, ये मेरा y2 है। अब ध्यान से देखो, अगर हम तुमसे पूछें कि भाई x1 बड़ा है कि x2, तुम सीधे बोलोगे x1 इतना बड़ा और x2 इतना बड़ा, तो x2 बड़ा है ना, तो x2 बड़ा है। अब अगर हम तुमसे पूछें कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए y1 बड़ा है कि y2, y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा बताइए। मेरे हिसाब से तो सर y1 बड़ा है। यानी इनपुट के छोटे होने के बावजूद भी मेरा आउटपुट क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो x के बढ़ने के साथ साथ ग्राफ घट रहा है। तो यहां से अगर हम इस पोर्शन की बात करें k और इस पोर्शन की बात करें l, तो k से लेके l तक जो मेरा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। k से l तक कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, यानी घट रहा है। लेकिन जैसे ही हम l से b तक गए, c से b तक, इधर की बात करते हैं, यहाँ l से m ले लो, l से m तक का इलाका लें, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं कोई वैल्यू मान लो x3 और यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हैं x4, तो हमको यहाँ मान लो मिला y3 और यहाँ मिला y4। और अगर हम कहें कि देख भाई x3 बड़ा कि x4, तो तुम बोलोगे x4 बड़ा है। अगर मैं पूछूं y3 बड़ा कि y4, तो ऑब्वियस है y4 बड़ा है। यानी बड़े वैल्यू के साथ आउटपुट भी क्या मिल रहा है, बड़ा। तो इधर की तरफ का जो ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हाफ पोर्शन मेरा डिक्रीजिंग हो गया और हाफ पोर्शन मेरा इंक्रीजिंग हो गया। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब।
तो ग्राफ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे देखते हैं? आप क्या करते हो, आप देखते हो कि यार जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा होगा, इधर से नापना है, x को बढ़ते हुए देखना है, तो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। और अगर x के बढ़ने के साथ ग्राफ ऊपर की तरफ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब हर बार तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे, कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल तरीका जरूर होगा सर, जिससे कि हम पता लगा पाएंगे कि ओके मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, पता लगा पाएंगे, है ना। तो एक काम करो तुम लोग, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब इसको मिटाने वाला हूं और मैथमेटिकल तरीका आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, फटाक से हम लोग आगे काम करें। आई होप आपने ले लिया। चलो अब क्या है कि थोड़ा सा इसी ग्राफ में हम लोग अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। क्या है सर कि मान लीजिए मेरा ये ग्राफ बन रहा है, ये मेरा ग्राफ हो गया। मान लो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। आपको पता है कि हमने इसको a से लेके और b तक में ही डिफाइन रखा है, और ये मेरा जो पोर्शन था ये सबसे लास्ट पोर्शन है c। अब हम देखो दो पोर्शन में बटा, दोनों ही साइड आप एक काम करिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर इंक्रीजिंग के साइड। बाबू मेरी ये स्ट्रेट लाइन बहुत स्ट्रेट नहीं होती है, तो प्लीज ये मेरा एक टेंजेंट हो गया, नाम दे दो इसका T1। ठीक है, पता है कोरोना आ गया, कोरोना चला भी जाएगा, लेकिन मेरा ठीक नहीं जाने वाला। एक टेंजेंट इस साइड ड्रॉ कर लो, ठीक है बच्चों, इसको T2 नाम दे दो, और एक टेंजेंट C पर ड्रॉ कर लो। 3 टेंजेंट्स ड्रॉ करो, 3 जगह हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको T3 नाम दे दो। ठीक है, अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं कि किसी भी फंक्शन को, जैसे यहां पे मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, अगर मैं पूछूं कि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दें f डैश x, तो क्या मिलता है? तो तुम कहोगे सर डिफरेंशिएट करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। हम बोलेंगे एकदम सही। अब जरा इस पोर्शन में आओ, जिस पोर्शन में ग्राफ इंक्रीजिंग है उस पोर्शन के टेंजेंट को देखो। ये वाला टेंजेंट है ना, ये वाला, इस टेंजेंट का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 90 से कम है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से कम है, हम यहाँ पे लिखते भी हैं, मान लो हम लिखते हैं 41, जो थीटा है वो 90 से कम है, इसीलिए स्लोप पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 से बड़ा आएगा, बिकॉज किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्लोप देता है टेंजेंट का, और वो टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जब तक हम इधर 0 से इधर जाएंगे यानी इंक्रीजिंग फंक्शन में रहेंगे, मेरा 90 से कम रहेगा। लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लें तो यहां पे जो मैंने अल्फा ले रखा है ये 90 से ज्यादा है ना, तो इस कंडीशन में यहां जो मेरे को स्लोप मिलेगा वो नेगेटिव मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें? और जैसे ही हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे, यहां पे मेरा स्लोप जहां पे टेंजेंट पैरेलल है वो मेरे को 0 मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से एक और बातें क्लियर हो गई कि सर किसी भी फंक्शन को आप ले लो, किसी भी फंक्शन को ले लो, देखो यहां समझा रहा हूं मैं, इस कॉर्नर पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, कोई भी फंक्शन ले लो f(x), ठीक है। अब तुम्हें पता लगाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो क्या करना होगा बताओ? आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने पे अगर ये 0 के बराबर आया तो हम, आई मीन 0 से बड़ा आया, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, बंदा अच्छा है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करने पे 0 से कम आया तो हम इसको क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग कहेंगे। तो अगर आपको पता लगाना है कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करोगे? देखोगे कि वो चीज 0 से बड़ी आ रही है कि 0 से छोटी आ रही है। अगर 0 से बड़ी आएगी तो इंक्रीजिंग होगा, 0 से छोटी आएगी तो डिक्रीजिंग होगा। अब कंडीशन आता है सर अगर डिफरेंशिएट करने पे 0 आ गया तो आप कहोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, निंड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीज भी नहीं करेगा और डिक्रीज भी नहीं करेगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो? अच्छा, क्यों ऐसा हुआ कि डिफरेंशिएशन करने पे हमें पॉजिटिव लेना पड़ा? बिकॉज इंक्रीजिंग सेक्शन में हमेशा जो टेंजेंट के स्लोप आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन टेंजेंट का स्लोप देता है, एंड दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन कैसा होगा? 0 से
बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। और ऐसा जब भी इनइक्वालिटी मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें बचाने कौन आता है? वेवी कर्व मेथड आता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जाके हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो भाई साहब इसको उतार लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो और तड़ाक से उतारो बिना देर किए। और अपने लोग क्याची का वीडियो मतलब क्याची का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, बट उससे पहले वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ, मैं एक बार जरा कंक्लूजन कर दूं उसके बाद खूब बढ़िया से ये कंक्लूजन उतार लेना, ये कंक्लूजन खूब अच्छे से उतार लेना। इफ y इज इक्वल टू f of x be a function and f dash x is greater than 0, then it is an इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल सा बात है ना। अच्छा नेक्स्ट आते हैं दूसरा, एंड इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये टोटल ओवरऑल कंक्लूजन है आपका। अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर उसकी डिफरेंशिएशन 0 से छोटी है तो वो डिक्रीजिंग होगा। ये आप जानते हो, बस तुरंत फटाक से उतार लो इस कंक्लूजन को। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने वेवी कर्व पे, है ना। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, होता क्या है कि जब कभी भी आपको इस टाइप का इनइक्वालिटी मिले, px डिवाइडेड बाई qx 0 से बड़ा हो, या फिर px डिवाइडेड बाई qx 0 से छोटा हो, या फिर px डिवाइडेड बाई qx 0 से बड़ा या बराबर हो, या फिर px डिवाइडेड बाई qx 0 से छोटा या बराबर हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग एक नाम देते हैं और वो नाम है रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटीज। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे पास क्लास 11th भी पढ़े हैं और ईमानदारी से पढ़े हैं, ऑनेस्टी के साथ पढ़े हैं, क्योंकि मेरा खुद का ही एक स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर आपने ऑनेस्टी के साथ ये चैप्टर्स आपने पढ़े हैं तो आपको भली भांति ये पता होगा कि ऐसे इनइक्वालिटी को रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं, और इनको जो सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल तरीका अपनाते हैं, उस मैथमेटिकल तरीके को कहा जाता है वेवी कर्व मेथड। भाई एक बार बोल दो यस सर, कैसे मुझे पता चल जाएगा, बस तुम बोलो, मेरे को हिचकी आने लगेगा, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? वेवी कर्व मेथड, है ना। तो कभी भी अगर इस टाइप का हो, px by qx, px by qx, px by qx, px by qx ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसे को रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं, और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो वेवी कर्व मेथड है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि px एंड जो qx है ये कौन है, तो ये असल में आपके पॉलिनोमियल होंगे। ये क्या होंगे? आपके पॉलिनोमियल। ध्यान रखना बेटा, sin x बटा cos x 0 से बड़ा हो तो उसको मत लगाने लग जाना वेवी कर्व मेथड। ये px और qx है, पॉलिनोमियल होने चाहिए, तब जाके वेवी कर्व मेथड लगता है। पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वेवी कर्व मेथड लगाओगे फेल कर जाएगा। समझ गए ना बात को। अब क्या है कि क्या है सर वेवी कर्व मेथड? मैंने बताया था 11th क्लास में बहुत अच्छे से, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं, जो नए बच्चे हैं शायद उनको पता हो या नहीं भी पता हो, तो कोई चिंता का विषय नहीं है बाबू। फिर से मैं समझा रहा हूं इस वेवी कर्व मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, और इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस, मतलब 6-7 क्वेश्चंस तो करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए। ठीक है, आ जाओ, और क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं समझाऊंगा कि क्या करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको उतार लो कि इस मेथड को वेवी कर्व मेथड कहते हैं। अब देखो एक एक करके, भाई देखो सिंपल सी बात है बच्चों, मैं एकदम छोटे छोटे बातों को समझाऊंगा तो थोड़ा समय लग सकता है। जिस बच्चों को आता है, अगर आपको पर्टिकुलरली आता है तो मेरी मानो तो जान जाओ, दोबारा देख लो, रिवाइज हो जाएगा। और फिर भी अगर तुमको बेकार लग रहा है, बोरियत लग रही है, तो भगा के देख लो। ठीक है, स्पीड करके देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर पढ़े हो तो एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, सॉल्व 4x³ - 24x²
प्लस 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ एकदम सही है, ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। हमसे बोला है तो सॉल्व करो। भाई देखो, मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे बस एक ही क्वेश्चन समझाना है और एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से सारा वेवी कम मेथड तुम समझ जाओगे। सबसे पहले एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछ दें कि इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, सर जी एकदम ध्यान से, एकदम मैं लिख दे रहा हूं यार, इसको सॉल्व करने का मतलब, देखो मैं वो कितना इंटरेस्ट लेके समझा रहा हूं, बात समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने का मतलब है, इसको सॉल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना, जिसके लिए ये पूरा का पूरा यानी 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 क्या हो जाए, पूरा का पूरा जीरो से बड़ा हो जाए। सबसे पहली बात तो यही है कि सर इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए, x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरा का पूरा चीज जीरो से बड़ा हो जाए। मेरा x पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है कि रेशनल है कि इरेशनल है कि क्या है, हमको मतलब नहीं है। मेरा x कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो भी x आएगा उसके लिए ये वाली चीज गारंटेड पॉजिटिव होगी। अब देखो क्या होता है, जब भी कभी बच्चों को बताया जाता है ना तो वो सॉल्व करते हैं और उनका x नेगेटिव आने लगता है। अब वो सोचते हैं कि यार हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो भाई साहब x पॉजिटिव नहीं चाहिए। x तो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, x कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो ये पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। x से मतलब नहीं है, मतलब इस पूरे से है। वैसा x निकालो, वैसा x निकालो, फिर से वैसा x निकालो जिसके लिए ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव हो जाए। चाहे x कैसा भी हो, x पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई साहब सॉल्व करने का मतलब समझ में आया? अब कैसे करेंगे? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तुमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 फैक्टराइज करो। किसको फैक्टराइज करोगे? जो दिया है उसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करो। आ जाओ हम लोग करते हैं। सर 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 किससे बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब इस तीनों में से कुछ कॉमन दिखेगा तुमको, कॉमन ले लो। फैक्टराइज करने के लिए जरूरी है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये किससे बड़ा हो जाएगा? जीरो से बड़ा। अब तुमको पता है कि 4 तो पड़ा है, यानी यही डब्बा वाला जीरो से उधर ले जाओ, नहीं तो क्या हो गया हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, जीरो से बड़ा। अब इसको फैक्टराइज करने की बारी है। कैसे करोगे फैक्टराइज? बताओ, कुछ दिमाग उमाग लगाओ, कैसे फैक्टराइज करोगे? सर कोई तरीका है क्या फैक्टराइज करने का? सोचो कैसे फैक्टराइज करोगे, सोचो। जहां तक मुझे पता है इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन क्लास 10th में पढ़ना था हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो ऐसा फैक्टराइज करना आ जाएगा। नहीं आएगा तो बताना यार, स्पेशल क्लास लगा दूंगा। ये जीरो से बढ़ा गया, फैक्टराइज कर लिए, आपका पहला काम हो गया, आपने फैक्टराइज कर लिया।
ठीक है, अब इससे ज्यादा तो फैक्टराइज नहीं हो सकता ना जी, इतना फैक्टराइज हो गया, बोलो क्लियर है, बाइनोमियल टर्म्स आ गए। अब स्टेप 2, जब फैक्टराइज हो जाए तो स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2 क्या देखना है, x का कॉफिशिएंट चेक करो, x का कॉफिशिएंट चेक करो। x जो है ना, x इसकी कॉफिशिएंट चेक करो। कैसा, x का कॉफिशिएंट चेक करो, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 के अलावा कुछ है तब हम बताएंगे कैसे करते हैं। अभी चेक करो, अभी तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 1 है सर मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे बढ़ जाओ, जब ये काम हो जाए, आपका x का कॉफिशिएंट आ गया 1 1 1, अब इसके बाद तो भाई प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मुझे जगह की कमी लग रही है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। अच्छा जाओ, मैं मिटा देता हूं, ये वाली पोर्शंस मिटा देता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, तो आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद आपको लास्ट टर्म मिल गया। अब आते हैं स्टेप 3 पे, आपने चेक कर लिया 1 है। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 का। स्टेप 3 क्या कहता है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे बालकों, भाई नंबर लाइन तो स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें क्या चाहिए, यहाँ पे फूल पत्ती बनाना है जो इतना टेंशन ले रहे हो, लाइन खींच तो हो गया नंबर लाइन, एक बस नंबर लाइन बन गया, हो गया। अब देखो उसके बाद जब आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या करना है, यहीं से तो मेन स्टार्ट होता है। अब सोचिए क्या सोचना है, कैसे सोचोगे पहली चीज कि अगर x माइनस 1 0 होता, मैं लिख दे रहा हूं, मैं इस बात को भी जो मैं सोच रहा हूं ना, मैं उसको लिख दे रहा हूं, मन में सोचना है। क्या सोचना है, अगर देखो तो पहला डब्बा कौन है, पहला डब्बा x माइनस 1 है। अगर x माइनस 1 0 होता तो x क्या होता, 1 होता, तो कहीं पे भी एक जगह 1 बना दो, ठीक है। दूसरा क्या सोचना है, फिर सोचो, अच्छा अगर ये दूसरा डब्बा कौन है बच्चे, x माइनस 2, अगर x माइनस 2 भी 0 होता तो x कितना होता, यूरेका, ये भी 2 होता, ठीक है। तो 2 1 से इधर 2 आएगा कि 1 के इधर आएगा, इधर आएगा ना, तो यहां 2 लगा तो 1 के बाद 2 आता है। फिर सोचो, अच्छा अगर x माइनस 3 0 होता, अच्छा x माइनस 3 0 है, x माइनस 3 0 तो x कितना होगा, अरे सर x तो 3 होगा सर, तो 3 यहां लगा दो। अब बताओ इसके बाद कोई डब्बा बचा, नहीं बचा, कोई डब्बा बचा नहीं बचा, तो जो था सो हमने लिख दिया, नंबर लाइन बन गया। अब जब नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, इसके बाद क्या करना है, चलिए हमको यह बताइए कि आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो किस एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, ना तो ताबड़तोड़। जब तुम 10th में थे तो क्या सोचे थे, आईआईटी को तो क्रैक करेंगे और टॉप रैंक लाएंगे भैया, आईआईटी में अपना ही नाम होगा। 2 महीने बीत गए यार, आईआईटी में क्रैक करने के लिए मेहनत लगता है, थोड़ा मन लगाना पड़ता है, ठीक है। 6 महीने बीत गए भैया, एनआईटी मिल जाए, मतलब एनआईटी अगर मान लो जेई मेंस भी निकल गया ना तो बहुत है, बहुत अच्छा बात है, जेई मेंस भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। 11th बीत गया, 12th में आए भाई, बस पास हो जाए बोर्ड में यही काफ़ी है। मेरे कहने का मतलब है कि आप शुरू से जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होता है, तो हमें कभी भी जब अगला स्टेप स्टार्ट करना है तो पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करना है, ठीक। अच्छा, आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हो तो राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हो। वो अलग बात है कि राइट डायरेक्शन रॉन्ग डायरेक्शन में टर्न हो जाता है, बट हाँ, हालांकि सबको ही अपना काम राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग भी अपना राइट साइड से स्टार्ट करेंगे विथ पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव साइन के साथ राइट साइड से ये आपका अगला स्टेप है। क्या करना है, प्लस साइन, प्लस 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 देते आएंगे, फिर 3 पे आके रुक जाएंगे, 3 पे आके रुक जाना है। अब ये देखिए कि ये 3 कहां से मिला था, तो इस डब्बे से मिला था। सुनना मेरी बात को गौर से, ये 3 कहां से मिला था, इस डब्बे से मिला था, x माइनस 3 वाले डब्बे से मिला था। इस x माइनस 3 वाले डब्बे पे पावर कैसा है सर, 1। तो कभी भी अगर ऑड पावर हो तो पॉजिटिव बदल जाता है नेगेटिव में और नेगेटिव बदल जाता है पॉजिटिव में, लेकिन अगर इवन पावर हो तो साइन में कोई बदलाव
नहीं आता है, तो ये प्लस चलेगा, फिर माइनस लगा देंगे। ठीक, फिर 2 कहाँ से मिला? इस वाले डब्बे से। इस पे फिर से 1 पावर है यानी कि ऑड है, तो फिर ये 2 से मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा। 1 पे फिर ऑड पावर है तो ये फिर माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी आपके पास एक इलाहाबाद मिला, 3 से इधर पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच नेगेटिव है, 1 और 2 के बीच पॉजिटिव है और 1 के इधर नेगेटिव है। ठीक है ना बच्चों। अब क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पॉजिटिव चाहिए ना, ये देखो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव इलाका कौन कौन सा है? इधर का और ये। तो आपका आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू, कहां से कहां बताओ, कहां से कहां? तो x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2 रहना चाहिए, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। अगर x इस इलाके में है, ये पॉजिटिव वाले इलाके में, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अगर x इसमें नहीं है तो नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा है आपके वेवी कर्व मेथड का, जो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार जरा इसको उतार लो, बढ़िया से उतार लो इसको। एक बार फिर से बोलूंगा कि रिवाइंड करके देख लो, ये आपका आंसर हो गया, ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए, है ना। और तब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना काम स्टार्ट करेंगे। पहले इसको उतारो, चलो जल्दी से इसको उतारो, तब तक मैं फ्रेम वगैरह चेक कर लूँ। या इट्स ऑल गुड। चलिए बच्चों जल्दी से उतार दीजिए। चलिए, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट लेके के उतार दिया होगा, है ना। आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा दूं, और काफी बेहतरीन तरीके से समझा दूं बच्चों। बस लास्ट क्वेश्चन एक और समझाऊंगा, बिकॉज टाइम नहीं है ना, समय नहीं है, समय कम है, इसी वजह से एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। और थोड़ा सा इंटरनेट भी कम है। कल मैं एक नया सिम ले लूँगा, तो कल मेरी सिम निकल जाएगी, देन फिर कल से मेरी सारी वीडियोस आएंगी, कल से आपकी पूरी वीडियोस आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेली आपका वीडियो आएगा, आपका आएगा, बिहार बोर्ड का आएगा, 10th के आएंगे, 11th के आएंगे, सबके वीडियो आएंगे। कल से एक और एक्स्ट्रा सिम ले रहा हूँ मैं, 3 GB कम पड़ जा रहा है बच्चों, है ना। देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, x² - 5x + 6 0 से बड़ा, कैसे बनाओगे? सर सबसे पहला काम फैक्टराइज कर दो। चलो आ जाओ, फैक्टराइज कर देते हैं। x² - 3x - 2x + 6 0 से बड़ा। सर x कॉमन ले लो, x - 3 - 2 कॉमन ले लो, x - 3 0 से बड़ा। सर x - 2 और x - 3 0 से बड़ा। उसके बाद सर चेक करो x की कोएफिशिएंट 1 है क्या? बोलो भाई बोलो, तुम ही बताओगे ना, x की कोएफिशिएंट 1 है क्या? जी सर x की कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर x की कोएफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। कैसे सर? सर x - 2 0 तो x2, x - 3 0 तो x3। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन के साथ टक 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 टक, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, है ना। अब हमको कैसा चाहिए? पॉजिटिव। तो इधर का इलाका पॉजिटिव, इधर का इलाका पॉजिटिव, तो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। बोलो क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास में इतना काफी है, इसको खूब बढ़िया से प्रेम से पढ़ लो। असल में शाम भी हो चुका है और मेरी इंटरनेट आज ख़त्म भी हो चुकी है। मुश्किल से 1 GB होगा जो कि तुम्हारा अपलोड होने में चला जाएगा, तो कोई चिंता का बात नहीं है। कल से हम लोग सुबह ही वीडियो डालेंगे, जो भी हो बढ़िया से करेंगे। तो कल से लंबे वीडियोस आएंगे, है ना, तरीके से वीडियोस आएंगे। टेस्ट वगैरह भी मैं लेने का सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहा हूँ टेस्ट लेने के लिए। हो सकता है कि कुछ तरीके लगाए जाएँ जिससे हम लोग आपका टेस्ट ले सकें, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको बना लीजिए। बाकी का कल देखते हैं, कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छे से रिवाइज कर लो। कल और वेवी कर्व मेथड के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहो, अच्छे से रहो, घर में भी मास्क पहनो, बिकॉज आप जानते हैं मैंने स्टेटस डाला था कि WHO ने ये बात बता दिया है कि एयर से भी कोरोना फैल सकता है। तो घर में भी मास्क पहन के रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, अपने और अपने पूरे परिवार को खुश रखिए, और सबसे अच्छी बात, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।